हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेजरी यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, सीटेट जुलाई 2024 को मद्देनजर रखते हुए सीटेट उर्दू की PYQ की एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज की आज ये पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 पेपर 2 के सीटेट का जो क्वेश्चन है उर्दू का, उसको हल करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न को अगर आप समझना चाहते हैं तो, और अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो उसके लिए PYQ को सॉल्व करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। और उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम सीटेट का जो दिसंबर 2018 का पेपर 2 का पेपर हुआ था उर्दू का, उसको आज हम लेकर आए हैं और उसी के सवालात को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवालात को हल करते हैं। सीटेट उर्दू का जो सवालनामा होता है उसमें अगर आपने अपनी ज़बान एक उर्दू चुनी है तो उसके लिए आपको सवाल नंबर 91 से 120 जो है उन्हीं सवालों के जवाब देने होंगे। और अगर आपने सीटेट में ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है तो उसके लिए आपको सवाल नंबर 121 से सवाल नंबर 150 तक को सॉल्व करना होता है। सवालनामे में हम सबसे पहले सवाल नंबर 91 से लेकर 120 अगर ज़बान 1 उर्दू है तो उसके सवालों को हल करेंगे, और फिर अगर आपका ज़बान 2 उर्दू है तो फिर सवाल नंबर 121 से 150 के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 91 देख लेते हैं। सवाल नंबर 91 है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। चूँकि ये उर्दू ज़बान का सवालनामा है इसलिए आपको ज़बान के सवालात ज़्यादा मिलेंगे। सवाल कर रहा है कि जो बच्चे ज़बान के सब्जेक्ट में यानी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो ऐसे बच्चों को आप कैसी टीचिंग देंगे। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, या इनमें से सभी। जो बच्चे लैंग्वेज में कमज़ोर हैं उनके लिए आप उनको कैसी तदरीस देंगे, कैसी टीचिंग करेंगे। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग अलग पढ़ाएंगे, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। सवाल नंबर 92 है, ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उसके लिए कोई मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करने से पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम जो ये ज़बान पढ़ाएंगे या हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें बच्चों को क्या हासिल होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाने से हमारे कौन से मकसद की तकमील होगी, हमारा कौन सा मकसद पूरा होगा। तो ज़बान को पढ़ाने के लिए जो मकसद होता है वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसकी जांच के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है। मकसद और उसकी अहमियत, जामे तरीक़ाकार, काबिल भरोसा और दुरुस्त, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है इनमें से सभी। मकसद क्या है और उसकी क्या अहमियत है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट या ज़बान जो पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ाने का क्या मकसद है और उसकी क्या अहमियत है। जामे तरीक़ाकार, जितने भी पढ़ाने के तरीक़ाकार हैं, जो भी मेथड है, सारे मेथड का मिलाना। फिर काबिल भरोसा और दुरुस्त, आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितना काबिल भरोसा है, कितना एतबार के लायक है, कितना सही पढ़ा रहे हैं, और इनमें से सभी। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस ज़बान की तालीम का मकसद क्या है उसकी जांच के लिए ये सारे ऑप्शन जो हैं ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 93 है, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, ये दो सवाल हैं। एक सवाल जो है पॉजिटिव है और एक सवाल नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अक्सर नेगेटिव वाले सवालात में जो है फंस जाते हैं। सवाल पूछ रहा है कि ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो सोच को वसअत देना, ज़बान की तफ़हीम, तहरीर में महारत पैदा करना, या तख्लीक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब है, तहरीर में महारत पैदा करना। यहाँ पूछ रहा है कि ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो सोच को वसअत देना, आप अगर ज़बान बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसकी सोच में वसअत, उसकी सोच में फैलाव पैदा करना ज़रूरी है। ज़बान की तफ़हीम, अगर आप ज़बान सिखा रहे हैं तो उसकी समझ भी पैदा होना ज़रूरी है। अगर बच्चे ज़बान समझ नहीं पा रहे हैं तो उससे सीख भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि तहरीर, यहाँ है ऑप्शन में तहरीर में महारत पैदा करना। अगर आप ज़बान सिखा रहे हैं उसको पहले सीखना ज़रूरी है, ना कि उसमें तहरीर में महारत पैदा करना। अगर बच्चा ज़बान सीख लेगा तो बाद में उसकी तहरीर में भी महारत पैदा हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन है तख्लीक। तो यहाँ है कि ये ज़रूरी नहीं है, तहरीर में महारत पैदा करना ज़रूरी नहीं है ज़बान सिखाने के लिए। सवाल नंबर 94 है, ज़बान में महारत पैदा करने के ज़ुम्न में कौन सा कौल सही नहीं है। ज़बान के उसूलों की तरक्की में ज़बान से मुताल्लिक उसूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए ज़ोर देना चाहिए, या ज़बान सिखाने में मंदरजा बाला तीनों मुआविन साबित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं।
ज़बान सीखने में महारत पैदा करने के ताल्लुक से कौन सा कथन या कौन सा कौल सही नहीं है? तो ये जो कौल है कि बच्चे सिर्फ बोलने पढ़ने लिखने के ज़रिए ही ज़बान सीखते हैं, ये सही नहीं है। बच्चे कैसे भी ज़बान सीख लेते हैं, चलते फिरते भी ज़बान सीख लेते हैं, किसी से सुन के भी सीख लेते हैं। सवाल नंबर 95 है, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते। कह रहा है कि तलबा स्टूडेंट जो है वो ज़बान जल्दी सीख लेते हैं जिसकी वो ग्रामर नहीं जानते हैं। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है कि बच्चे या तलबा जो है उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसकी ग्रामर वो नहीं जानते हैं। महर्षि पतंजलि, लॉर्ड स्विफ्ट, लॉर्ड मैकाले, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। लॉर्ड मैकाले ने ये बात कही है कि बच्चे वो ज़बान जल्दी सीख लेते हैं जिनकी ग्रामर उन्हें नहीं पता होती है या जिनकी कवायद वो नहीं जानते हैं। सवाल नंबर 96 है, क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? टीचर की हैसियत से आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्लास में पढ़ाते वक्त, आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं उस वक्त तलबा को सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं। उन्हें तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं। बच्चों को मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में उन्हें उनको कुछ शक है। मुश्किल सवालात और जो ज़बान उन्हें सिखाई जा रही है उसके बारे में उन्हें कुछ डाउट है, कुछ शुबा का इजहार करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे एज ए टीचर? आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का अजाला करेंगे, आप उनकी अच्छी से तैयारी कराएंगे और उनका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, और जो फिर वो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देंगे। आप उनके सभी शुबा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबा और सवाल का जवाब देंगे। बच्चे जो सवालात कर रहे हैं जिनमें उन्हें डाउट है उसको आप नोट करेंगे और अगले दिन जो वो सवाल कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब देंगे। आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में उस ताल्लुक़ से बातचीत करना। आप एक टीचर की हैसियत से उन्हें कहेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर उसके बारे में बाद में सवालात करना, या फिर उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। आप उस तलबा को डांट कर कहेंगे जमात में नज़्म ज़ब्त बनाए रखें, या फिर जो बच्चे सवाल कर रहे हैं जिनको सवाल में जो है डाउट है तो आप उसको डांट कर कहेंगे कि जमात में जो है डिसिप्लिन बनाए रखना है, सवाल जवाब नहीं करना है। तो जहाँ पर डांटने की बात है इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे कि आप उस तलबा को डांट कर कहेंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। चौथे ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा कि आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का अजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 97 है, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? जिन तलबा को, जिन स्टूडेंट्स को रटने की आदत हो जाती है तो उनकी तरक्की में कौन सी चीज़ रुकावट पैदा करती है? जहन की नशोनुमा नहीं होती, तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, वो जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। जिन तलबा को, जिन स्टूडेंट्स को रटने की आदत हो जाती है वो पढ़ाई पर पूरी तरह से जहन नहीं लगाते। 58वां सवाल है, ज़बान की तदरीस के तरीक़ा कार में एक फ़ायदा ये होता है, ज़बान को पढ़ाने का जो तरीक़ा कार होता है, मेथड होता है, उसका एक फ़ायदा ये है कि तलबा को होमवर्क नहीं करना होता, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती, कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त बाकी रहता है, या तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। 99वां सवाल है, ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तो एक्सपीरियंस है या आपका जो ख़याल है, आपकी जो थॉट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके इजहार के लिए ज़बान बहुत अच्छा आला है या ज़बान सबसे अच्छा तरीक़ाकार है। तो ऐलान के ज़रिए, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला के ज़रिए, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, तबादला के ज़रिए। अगर हम अपने ख़याल को, अपने जो तजुर्बात है, एक्सपीरियंस है, उसको अगर दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? तबादले के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, एक दूसरे में ट्रांसफ़र के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 9वां सवाल है, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान। इलाकाई ज़बान मतलब जो बच्चे जिस एरिया में रहते हैं उसकी एक मखसूस ज़बान होती है वो, या फिर कोई 3 ज़बान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, कोई 3 ज़बान। सवाल नंबर 101 है, एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है, यानी जब इंक्लूसिव क्लास होती है, मिली जुली क्लास होती है, ज़बान सीखने या ज़बान सिखाने में जो चैलेंजेस आते हैं, जो परेशानी आती है, उसमें से एक है कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, या सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, या तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, या तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है
کہ مناسب ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। जो ज़बान आप सीख रहे हैं उस तरह का माहौल उसमें पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लास है, जामे क्लासरूम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 102 है, मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? मादरी ज़बान की हद्दुल इम्कान जानकारी, तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, या ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीर की जानकारी रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना। सवाल नंबर 103 है, मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है? टीचिंग का कौन सा एक मेथड है? मखसूस तरीक़ाकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार, उभारने का तरीक़ाकार, या इनमें से सभी? नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है इनमें से सभी। सवाल नंबर 104 है, ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? अगर आप ज़बान पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, तो समई और बसरी तरीक़ाकार जो मेथड है जिसमें आप ऑडियो विजुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और उसमें आप ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑडियो विजुअल यानी समई और बसरी तरीका दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 105 है, निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, या मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। हमने जो पिछले सवालात हल किए वो सारे पेडागोजी से थे, उर्दू पेडागोजी से। और अब जो सवालात हैं नज़्म या किसी नसर से सवालात पूछे जाएंगे। तो यहाँ एक नज़्म है, पहले हम नज़्म का मुताला करेंगे, फिर उसके बाद को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 106 से 114 तक जो सवालात हैं वो नज़्म से लिए गए हैं। नज़्म है कि ख़ुदकुशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख़याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन जो मुसीबत में काम आता है, बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है, खून हो 100 दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है, खुश नसीबी भी आरे आ न सके, एक ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम न कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। नज़्म थी और नज़्म का मुताला करने के बाद अब हम सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 106 है, मुसीबत में कौन काम आता है? दिलबर के सिवा, तेरे नाम के सिवा, आशिक के सिवा, उस्ताद के सिवा। तो नज़्म जो हमने पढ़ी है उसमें एक लाइन थी तेरे नाम के सिवा। तो यहाँ पूछ रहा है मुसीबत में कौन काम आता है? तो तेरे नाम के सिवा कोई काम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब होगा, तेरे नाम के सिवा। सवाल नंबर 107 है, गुल पर कब निखार आता है? पानी देने से, खाद देने से, दिलों का खून करने से, हवा देने से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, दिलों का खून करने से। ये जो हम सवालात हल कर रहे हैं ऊपर नज़्म दी गई है, और अगर आप सवाल को हल करने से पहले नज़्म पढ़ लें तो फिर सवालात हल करेंगे तो उससे आसानी होगी। सवाल नंबर 108 है, मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि आदमी जल्द सो जाता है, आदमी जल्द खो जाता है, आदमी जल्द भाग जाता है, या फिर आदमी जल्द भूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि आदमी जल्द भूल जाता है। सवाल नंबर 109 है, तेरे गम का ख्याल आता है वरना मरना कोई ऐसी बात नहीं, खुदकुशी कोई बात न थी, कहना कोई ऐसी बात नहीं, जाना कोई ऐसी बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, तेरे गम का ख्याल आता है वरना खुदकुशी कोई बात न थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 110 है, बुझ गए सब चिराग डैश, झेल में दिए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर लिखे। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ खाली जगह में भरना है। तो बुझ गए सब चिराग दिल तो है, बुझ गए सब चिराग गम तो है, बुझ गए सब चिराग दिया तो है, या बुझ गए सब चिराग शमा तो है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है कि बुझ गए सब चिराग दिल तो है। अगला सवाल है सवाल नंबर 111, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं। शेर की जो एक कोई लाइन होती है जिसमें शायर अपना नाम, अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं हशो, मतला,
मकसद या मक्ता। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस या अपना नाम पेश करता है, जो उसका शायरी का नाम होता है, उस लाइन को या उस शेर को मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 112 है, गज़ल का माने होता है। गज़ल का क्या माने होता है? औरतों से बातें करना, माशूक से नफ़रत करना, क्लास से भाग जाना या उस्ताद की इज्जत करना। गज़ल का माने होता है औरतों से बातें करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 113 है, मुक़द्दर का मुतरादिफ है, यानी मुक़द्दर का मिलता जुलता दूसरा जो लफ्ज़ है वो है हसीब, अदीब, नसीब या करीब। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है नसीब। मुक़द्दर और नसीब दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं और दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सवाल नंबर 114 है, शेर को मुकम्मल कीजिए। अधूरा शेर दिया गया है, उसको मुकम्मल करना है। नाज की उस डैश है, क्या कहिए। नाज की उसके होंठ की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके कदम की क्या कहिए या नाज की उसके बाल की क्या कहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 115 से 120 जो है वो नस्र से सवालात किए गए हैं। तहरीर है, उस तहरीर को पढ़ना है और फिर तहरीर से ही सवालात पूछे जाएंगे। 5 सवाल यहाँ से होंगे। हम इस नस्र का मुताला कर लेते हैं। यहाँ है, ज़ाहिदा ये तहरीर किसने ईजाद की है? मास्टर साहब। इसकी ईजाद करने वाले लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कोप ब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए। 2 साल की उम्र में एक नोकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीक ज़िंदगी में रोशनी बिखेर दी। असलम, मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कापी कैसे जांची जाएगी? ये तहरीर थी और इसी से हम जो है अब सवालात पूछे गए उनको हल करेंगे। सवाल नंबर 115 है, तहरीर किसने ईजाद की? लुई ब्रेल, सुई ग्रेल, डोई पेटेन या थ्रिल क्लिंटन। तो नाबीना लोगों के लिए तहरीर जो है वो किसने ईजाद की? तो लुई ब्रेल ने ईजाद की और इसी को ब्रेल तहरीर कहा जाता है। सवाल नंबर 116 है, वो कब पैदा हुए थे? लुई ब्रेल कब पैदा हुए? 1820, 1809, 1840, 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 117 है, नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या जाती रही? हाथ, नाक, कान के पर्दे या आँखों की रोशनी। तो लुई ब्रेल को 2 बरस की उम्र में नोकीला औजार लग गया था, तो उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा? आंखों की रोशनी जाती रही। सवाल नंबर 118 है, तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? 3 साल, 30 साल, 20 साल, 45 साल या 50 साल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 20 साल की मेहनत के बाद ये तहरीर ईजाद हुई, ब्रेल तहरीर। सवाल नंबर 119 है, मास्टर साहब, क्या आपको डैश आती है? जेल में दिए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर लिखिए। नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन जो सही है उसको यहाँ खाली जगह पे भरना है। तो मास्टर साहब, क्या आपको डैश आती है? कामिल तस्वीर, नकल नवेसी, ब्रेल तहरीर या नारजिल तहरीर। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही जवाब होगा कि मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? सवाल नंबर 120 है, तहरीर का ज़िद होता है यानी तहरीर का उल्टा होता है, उसका अपोजिट होता है तकरीर, तनवीर, शमशीर, शब्बीर। तहरीर मतलब लिखना और तकरीर मतलब बोलना, तो तहरीर का उल्टा होगा तकरीर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ज़बान 1 उर्दू का ऑप्शन चुना है तो उनके लिए ये सवालात थे, और जिन बच्चों ने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है उनके लिए सवाल नंबर 121 से सवाल नंबर 150 को हल करेंगे। तो जो अभी मैंने बताया यहाँ लिखा हुआ भी है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 से 150 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने ज़बान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना है। कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5 नंबर 121 to 150 if they have opted Urdu as language 2 only। सवाल नंबर 121 है,
एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं? एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब। क्लास 1 के बच्चे सबसे ज़्यादा किस में गलती करते हैं? तो उन्हें पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सब में गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 122 है, कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? यहाँ कह रहा है कि ग्रामर जो है वो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, तो इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है। तो मुकम्मल तौर पर राज़ी, कुछ हिस्से से राज़ी, राज़ी नहीं है, या किसी हद तक राज़ी भी है और नहीं भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, मुकम्मल तौर पर राज़ी। यानी कवायद जो है वो प्रैक्टिकल भी होती है और थ्योरेटिकल भी होती है। सवाल नंबर 123 है, तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है। 7वीं 8वीं के बच्चे ज़बान सीखें, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, या तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखवाया जाए, या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए, यानी ग्रामर पढ़ाई जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। ज़बान जो है ज़्यादातर बोलने से ही आती है। सवाल नंबर 124 है, मुंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? सूती पेशकश, नज़्म गाकर, आमने सामने की पेशकश, या इशाराती ज़बान में पेश करना? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, इशाराती ज़बान में पेश करना। सवाल नंबर 125 है, इंसान के उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि माँ का दूध, ये किसका कॉल है? ये टंग उतनी ही मादरी ज़ुबान जो होती है, मातृभाषा, उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध। तो ये बात किसने कही है? राज ऋषि टंडन ने, रायब्रह्म ने, महात्मा गांधी ने, या विवेकानंद ने? तो ये बात महात्मा गांधी ने कही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा। 26वां सवाल है, अगर तलबा को ऐसी ज़ुबान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हों, तब? अगर आप स्टूडेंट को ऐसी ज़बान में पढ़ाएं जिसे वो अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो क्या होगा? अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं होगा, या तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, या तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही जवाब है कि अगर तलबा को आप ऐसी ज़बान में पढ़ाएं जिसको वो ठीक से नहीं जानता है, तो वो उस पढ़ाई में जहन नहीं लगा पाएगा, या तलबा के अंदर जो है याद रखने की आदत को बढ़ावा मिलेगा, और पढ़ाई में तलबा की दिलचस्पी, स्टूडेंट की दिलचस्पी ख़त्म होने लगेगी। सवाल नंबर 127 है, ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत सुनना और पढ़ना, सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ना, या सिर्फ लिखना? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, सुनना और पढ़ना। सवाल नंबर 128 है, ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज है? कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाली अशिया के ज़रिए होना, या तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, या तलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़े? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाली अशिया के ज़रिए होना। सवाल नंबर 129 है, ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है, ये किसका कॉल है? ये बात किसने कही है कि ज़हीन तलबा जो होते हैं, तेज़ बच्चे जो होते हैं, उनका तलफ़ुज़ और वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छा होता है? ट्रूमैन ने, फिशर ने, थम्बा ने, या इनमें से सभी ने? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, ट्रूमैन ने, फिशर ने, थम्बा ने, ये तीनों ने ये बात कही है कि जो बच्चे ज़हीन होते हैं उनका ज़ख़ीरा अल्फाज और तलफ़ुज़ बेहतर होता है। सवाल नंबर 130 है, मानी को वाज़े करने के लिए बेहतर तरीका है कि कोई बात अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका मानी बच्चों को समझ में आए, उसको वाज़े करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लफ्ज़ों की तौज़ीह करें, लुगात से देखकर बताएं, लुगात मतलब डिक्शनरी से देखकर बताएं, या तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बताएं, या लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब होगा, तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके मानी बताएं। वर्ड है, कोई एक मखसूस वर्ड है, वो उसको बच्चे जुमले में इस्तेमाल करके बोलें ताकि उनकी जो प्रैक्टिस हो सके, और जुमले को वाज़े करने का यही सबसे बेहतर तरीका है।
सवाल नंबर 131 है, मंदरजा झेल में से कौन सा तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है? फितरी तरीक़ाकार, ज़बान की वुसअत, कवायदी तर्जुमे का तरीका या माशी तरीका? ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही जवाब है, ज़बान की वुसअत। सवाल नंबर 132 है, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है हमल लिसानी, पेशा वाराना, जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, या उंगली से इशारा करना, या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है कि गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह यह है कि उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। सवाल नंबर 133 है, मंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ाकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़बाना का तरीका है? मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका क्या है? दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, दुरुस्त तलफ़ुज़, या तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना न करें, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, दुरुस्त तलफ़ुज़। मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका यही है कि तलफ़ुज़ दुरुस्त कराया जाए। सवाल नंबर 134 है, मंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? क्या है जो स्किल से ताल्लुक़ नहीं रखता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, या ज़बान में दिलचस्पी? तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका आंसर होगा, ये जो है ज़बान की स्किल में आता है। पढ़ना ज़बान की स्किल है, लिखना भी ज़बान की स्किल है, सुनना भी ज़बान की स्किल है। स्किल मतलब महारत है, तो ज़बान में दिलचस्पी जो है ये महारत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 35 है, ये हकीकत है ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। ज़बान की तरक्की पर क्या असरअंदाज होता है, क्या असर डालता है? तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तलाफात, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है कि ज़बान की तरक्की पर तंदुरुस्ती भी असर डालती है। आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप ज़बान नहीं सीख पाएंगे। दानिश्वरी भी, अक्लमंदी भी होनी चाहिए, इनफरादी इख्तलाफात, और इनमें से सभी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। अब सवाल नंबर 136 से 144 जो है वो इबारत से पूछा गया है, तो हम सबसे पहले इबारत को पढ़ लेते हैं। ये ख़त 1939 के मौसम ख़ज़ा में सदर रोज़वेल्ट को लिखा गया था। 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 को इस किस्म का सिर्फ एक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 60,000 अफराद हिलाक हुए, 60,000 अफराद हिलाक हुए, 1 लाख ज़ख्मी और 2 लाख अफराद बेघर होकर रह गए। इस जौहरी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक तबाह हुए। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। जापानी हुकूमत के हथियार डाल देने और उस तरह दूसरी जंग अजीम अख्ताम को पहुंची। इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए पर थी जो उसने 1905 में पेश किया था, और वो ये कि मादे को तवानाई में और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है। साबिक साइंसी नज़रिया ये था कि मादे की ना तो तख्लीक मुमकिन है और न उसको तबाह करना। अपने हिसाबात से उसने एक सीधी सादी अलजबराती मसावात अखज़ की। सवाल नंबर 136 है, ये ख़त किस सन में लिखा गया? अब जो ऊपर इबारत हमने पढ़ी उसी इबारत से सवाल किए गए हैं। तो ये ख़त किस सन में लिखा गया? 1938 में, 1936 में, 1939 में, या 1940 में? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, 1939 में ख़त लिखा गया। सवाल नंबर 137 है, एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन? ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है हिरोशिमा पर। सवाल नंबर 138 है, इस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए? 500 ब्लॉक, 600 ब्लॉक, 300 ब्लॉक, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, 600 ब्लॉक तबाह हुए। सवाल नंबर 139 है, जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो तकरीबन बेघर हुए थे। कितने बेघर हुए थे? 5 लाख अफराद, 7 लाख अफराद, 1 लाख अफराद, या 2 लाख अफराद? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो तकरीबन 2 लाख अफराद बेघर हो गए थे। सवाल नंबर 140 है, इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए पर थी जो 1905 में पेश किया गया था, 1910 में पेश किया गया था, 1908 में पेश किया गया था, या 1909 में पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, 1905 में एक नज़रिया पेश किया गया था आइंस्टाइन के ज़रिए।
सवाल नंबर 141 है, मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नज़रिया है? ये थ्योरी किसने दी थी? अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सवाल नंबर 142 है, बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने हथियार डाल दी, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी, चीनी हुकूमत ने हथियार डाल दी या ममलकत रूस ने हथियार डाल दी? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब होगा, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। सवाल नंबर 143 है, हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से 8,000 अफराद हलाक हुए, 90,000 अफराद हलाक हुए, 60,000 अफराद हलाक हुए या 20,000 अफराद हलाक हुए? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है, हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से 60,000 अफराद हलाक हुए। सवाल नंबर 144 है, शऊर का मानी होता है बददिमाग, बेकार की बातें, बेवकूफ़ या अक्लमंद समझ? शऊर का मानी होता है अक्लमंद या समझ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अब यहाँ एक शेरी हिस्सा है, सवाल नंबर 145 से 150 शेरी हिस्से से पूछे जाएंगे। तो पहले हम शेरी हिस्से को पढ़ लेते हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकी से, कुंज शके फरमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। सवाल नंबर 145 है, शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है? अमीरों को, दरवेशों को, गरीबों को, मुसलमानों को? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, गरीबों को। सवाल नंबर 146 है, ग़ुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? सोज़े यकी से, जोश इंसानी से, ख्वाबे गफलत से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब है, सोज़े यकी से। सवाल नंबर 147 है, किस चीज़ को मिटाने के लिए शायर कहता है? रस्म व रिवाज, नक्शे कोहन, गुलिस्तां, रंगो रोगन? ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, गुलशने कोहन को। सवाल नंबर 148 है, जिस खेत से रोज़ी मैसर न हो उसके लिए शायर क्या कहता है? पानी देना चाहिए, हल चलाना चाहिए, जला देना चाहिए या सुखा देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही जवाब है, जला देना चाहिए। सवाल नंबर 149 है, तूफ़ान उठाना का मतलब है अलग होना, कदम से कदम मिलाना, आराम करना या फितना बर्पा करना? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, तूफ़ान उठाना का मतलब है फितना बर्पा करना। नंबर 150 है, शक्ल की जमा होती है अशकाल, अफजाल, अरमाल या जवाल? शक्ल की जमा होती है अशकाल। ये था सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 का उर्दू का सवालनामा, जिसमें लैंग्वेज 1 उर्दू और लैंग्वेज 2 उर्दू दोनों शामिल थे। अगली वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2018 पेपर 1 का सवालनामा हल, जो कि उर्दू का होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको उर्दू और साइंस का कंटेंट चाहिए तो इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।